वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर के अलावे जी हां शाम को 6 बजे बीपीएससी का एक मॉक टेस्ट, जिस टेस्ट में आपको टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा 66 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से चल रहे हैं, लेकिन ये सारे सेट आपको धीरे धीरे करके मॉडरेट टू हाई लेवल तक ले जाएंगे। जी हाँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज सेट नंबर है 10 दोस्तों, यहाँ पे 10वां पार्ट देख रहे हैं हम लोग। और आपको बता दें कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। एक और अपडेट है दोस्तों कि सुबह 4 बजे आप जरूर हमारे साथ करंट अफेयर का सिनेरियो देखें, जो कि अभी आपको ये डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट भी पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। उसके अलावा मंथली और जी हाँ ईयरली ये आपको करंट अफेयर कवर करने होंगे, क्योंकि 66 बीपीएससी की अगर बात करें या किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने की बात करें, तो कम से कम मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर तो आपको बिल्कुल पढ़ना होगा, और उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखने होंगे। तो इन सभी के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ही जल्द आपको पब्लिश किए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों इन सब का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं। खैर चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सिनारियो, जिसमें आज 50 क्वेश्चन में देखते हैं कितने उत्तर आप लोग यहाँ पे सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अनुशीलन समिति क्या थी? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों इट्स डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। दोस्तों क्या था ये अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसके बारे में जान लीजिए। जी हाँ, वीरेंद्र कुमार घोष नोट कर सकते हैं, और भूपेंद्र दत्त दोनों ने ही 1907 में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, सन 1907 में बंगाल में क्रांतिकारी संस्था बनाई, जिसका नाम रखा था अनुशीलन समिति। क्या नाम रखा था? जी हाँ, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने ये क्रांतिकारी एक संगठन बनाया, जिसका नाम रखा गया अनुशीलन समिति। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इसकी स्थापना सन 1907 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। चलिए किससे संबंधित है आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पे। सुरक्षा प्रकोष्ठ का या फिर कहें तो घेरे की नीति इसको कहते हैं। दोस्तों इसको लागू किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे 1765 ईस्वी में। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। और ये 1813 तक, 1765 से लेके 1813 ईस्वी तक इसको लागू किया गया। जी हाँ, लगातार सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। जी हाँ, लेकिन किसके द्वारा? इस नीति के मुख्यतः दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित हैं। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, इट्स ए वॉरेन हेस्टिंग और वेलेजली, ये नाम दोनों ही याद रखिएगा। वेलेजली यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ये दोनों ही संबंधित हैं। और इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर से मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट कहते थे उसको, बनाने का प्रयत्न भी किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इससे संबंधित होती है। ध्यान रखिएगा ये समय काल 1765 से 1813 का, जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में आपके। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना देखिए दोस्तों हुई थी सन 1920 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले अध्यक्ष तो जो थे वो गरम दल के लाला लाजपत राय ने थे, ये भी याद रखिएगा। इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? तो लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल से संबंधित रखते थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि 31 अक्टूबर सन 1920 को बंबई के अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की गई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जी हाँ, बंबई अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बिहार दरोगा में भी, और हो सकता है कि बीपीएससी में पूछ दिया जाए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वहां से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सन 1942 में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो कि सन 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल था। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? चर्चिल। क्या था नाम इसका? विंस्टन चर्चिल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
दोस्तों याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, एक क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था वैशाली जिला में। वैशाली जिला दोस्तों बिहार का है, ये वही जिला है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इनके पिता जो थे दोस्तों सिद्धार्थ वजी संघ इनका पूरा नाम था, जो कि एक क्या थे तो ज्ञातकर्ता थे। ठीक है, उनको ज्ञानी कहा जाता था। ठीक है, उनके नाम से जाना जाता था। और उनकी माता त्रिशला थी। ठीक है, जो कि वैशाली के राजा चेटक की बहन थी वो। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में। याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व हुआ था, वैशाली जो कि बिहार का एक जिला है। ओके, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है और ये बहुत बार बता भी चुका हूं आपको। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स सी कुशीनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं 7। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो थे वो 35 वर्ष के जब थे, जी हाँ, तभी उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन जो काल बिहार में बोधगया नामक स्थान था जहाँ पे एक संबोधित किया है आत्मज्ञान के बारे में, और वो बुद्ध ने सारनाथ में अपना, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ बी, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन भी किया था। लेकिन इनको ज्ञान कहाँ हुआ? तो बिहार के जिला गया महाबोधि वृक्ष के नीचे। याद रखिएगा, वहां अब महाबोधि मंदिर भी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? देखिए, इतिहास से भी प्रश्न चल रहा है, सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कुछ अलग टॉपिक भी लेकर आइए, जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड या साइंस से, वो सभी मिक्स रहेंगे आपको इस क्यूज में पूरे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, हर चीज मिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि देखिए समय है, आराम से चलते हैं। अगर समय नहीं रहता तो 100 क्वेश्चन का सेट देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के पास समय है, अभी आराम से कीजिए, चीज़ों को समझिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरह के पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताता चलूंगा और हर टॉपिक क्लियर करूंगा। जो भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से एग्जाम में, वो हर पेपर से क्वेश्चन उठा के ला के दूंगा। ठीक है, चलिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, राजगृह। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जब उदयन यहाँ के राजा हुआ करते थे, उदयन, उनकी राजधानी होती थी दोस्तों उन्होंने पटना पाटलिपुत्र हुआ करती थी, वो अपना जो राजधानी है राजगृह से उठाकर पाटलिपुत्र, जी हाँ, स्थानांतरित भी किए थे। तो इनके समय यही थी राजधानी ग्रीव व्रज, लेकिन ये इसको स्थानांतरित किए थे कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? चलिए फटाक से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। संवैधानिक, देखिए संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को अगर लागू करने की बात की जाती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय की, जो कि दी गई है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की, जी हाँ, रक्षा करता है, जिसमें कि 5 प्रकार के लेख भी जारी किए गए हैं, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हुआ था, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये सारे के सारे 5 कम से कम याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? यहाँ पे इट्स अ डी इज द राइट आंसर। ओके, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है और इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि जो संविधान का अनुच्छेद हमारा कहता है 61, आर्टिकल 61, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना अलग से, वो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न्यायिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी हो सकता है। दोस्तों इन दोनों ही तरीके से इनको हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया लगा के। आंसर क्या करेंगे? संसद के द्वारा यह प्रक्रिया किया जा सकता है दोस्तों, आर्टिकल 61 के तहत। अच्छा आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड का समय रहता है आपके पास, 3 सेकंड में आपको आंसर करने होते हैं। देखिए समवर्ती सूची में जो शामिल अन्य प्रमुख विषय हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग,
परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजनाएं, ये सारे के सारे क्या है तो हमारे समवर्ती सूची में ये अपघटित है, यानी कि यहाँ पे बताई गई हैं। दोस्तों 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 7वीं अनुसूची की 3 का क्रम जी हाँ 25 में ये सारे चीजें वशिष्ठ किए गए हैं, यानी कि बताए गए हैं। आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ बी, शिक्षा को यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, इनमें से 4 ऑप्शन में से जो यहाँ पे था आपका वो शिक्षा है दोस्तों, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल दोस्तों, आंसर करेंगे बलवंत राय मेहता, और ये इस नाम से भी समिति बनाई गई थी। कब दोस्तों? तो 1957 में, याद रख सकते हैं। और इस समिति ने 1957 के अंत में अपना एक रिपोर्ट जारी किया था। याद होगा आपको कि यह सिफारिश करता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास के बढ़ावे को, उसके कार्यक्रम को। ठीक है, इसको विकसित करता है तो सिफारिश करता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस में प्रारंभ की गई थी? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में की गई थी? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे राजस्थान में हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उनके द्वारा राजस्थान के एक नागौर जिला है वहां पे किया गया सबसे पहले तो, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, नोट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया दोस्तों। यह अन्य राज्यों में इसकी व्यवस्थाएं अब अपनाई जाने लगी हैं दोस्तों। आंसर कीजिएगा डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश अब 2 राज्यों में विभाजित हो गया है, एक तो तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी दोस्तों अमरावती। तो ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये सारे प्रश्न इसी पैटर्न पे आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आंसर आप लोग सोच समझ के दीजिएगा। देखिए हर क्वेश्चन का आंसर का 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन के आंसर का 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग एग्जाम, ये टेस्ट देते समय, है ना। तो आप लोग थोड़ा टेस्ट दे रहे तो थोड़ा सब चीजों का ध्यान रखेंगे, गलत ज्यादा नहीं उत्तर देना है, उत्तर सही देना है ज्यादा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, जी हाँ, टोटल 12। ठीक है, अच्छा ये राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। तो राज्यसभा में अधिक से अधिक दोस्तों 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा है बीपीएससी के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या इनमें से कितने ऐसे राज्यों को संघ और राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया है? कितनों को? तो दोस्तों 238, नोट कर सकते हैं। इनमें से 238 जो है वो राज्यों और संघों, जो कि राज्य क्षेत्र होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है, उनके प्रतिनिधि होते हैं। और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। जी हम बाकी जो 12 बचते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो टोटल मिला के 250 होते हैं। ठीक है सदस्य। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। पंचायत का चुनाव करते हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो पंचायत का चुनाव जब होता है दोस्तों तो याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। ओके, किसी भी राज्य में पंचायती चुनाव राज्य सरकार करवाती है। अगला प्रश्न 16 पे चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का संबंधित है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है, अब रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इट में भी, है ना। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रेस के लिए जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, जी हाँ, वो वाक्य में अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, जो आर्टिकल हमारे 19(1) के क पार्ट में सुनने को या उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको।
आप पढ़िएगा जब संविधान तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता समाहित की गई है। आंसर क्या करेंगे, ए कर लीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल 19। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, इट्स ए 42वें संविधान संशोधन को कहा गया था। कब हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल 1976 में किया गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहा गया। इस संविधान संशोधन की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, न्यूनतम बोला गया है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो अपना बिहार ही है। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी इंडस्ट्री नहीं है, और अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा मुहिम चल रहा था। जी हाँ, इंडस्ट्री इन बिहार। ठीक है, हैशटैग ये जो है आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ का कि बिहार में भी इंडस्ट्री बैठाई जाए। तो ये आय जो है यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो न्यूनतम आय पूरे भारत के हर राज्यों से सबसे कम बिहार का है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस दर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? आंसर करेंगे दोस्तों, फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, किस दर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ पे आंसर होगा निगम करों पे। जी हाँ, आंसर क्या होगा, निगम करों से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है। 56.5% ये अकेला राज्य जो है वो उत्पादन करता है कॉफी का। ठीक है, उसका नाम है कर्नाटका। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्नाटका की राजधानी यानी कि कैपिटल कहाँ है? तो याद रखिएगा, इट्स बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 पे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? चलिए 21 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स डी, सन 1921। जी हाँ, जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में जो महाविभाजन का अर्थ कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जल्दी से यहाँ पे फटाफट। आंसर होगा दोस्तों, इट्स सी इज द राइट आंसर, ब्याज दर। नोट कर सकते हैं, आंसर क्या होगा दोस्तों 22 का। जी हाँ, ब्याज दर। ब्याज दर कौन लगाता है दोस्तों? बैंकों पे। जी हाँ, किसी भी बैंक पे ब्याज दर कौन लगाता है? तो ये लगाता है आरबीआई। और आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जो है वो आप पर क्या लगाता है? तो इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लगाता है आप पर। जी हाँ, जो कि आप एक आम इंसान है, जो कि अगर आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक आप पर क्या लगाएगी? इंटरेस्ट रेट लगा के आपको पैसे देगी। और जो बैंक जब कर्जा लेता है आरबीआई से तो वो क्या करता है? उन इंटरेस्ट रेट पे जो देता है वो आरबीआई देता है। तो आरबीआई का अगर बारे में यहाँ पे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना है दोस्तों कि मुंबई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और इससे अभी गवर्नर है आरबीआई के दोस्तों शक्तिकांत दास जी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होता है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अगर विकास करेगा, अर्थव्यवस्था अच्छा जाएगा, यानी कि हर साल का जो इनकम ग्रोथ है वो बढ़ेगा हमारे देश का। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? तृतीय क्षेत्र में, यानी कि जो हमारा जो थर्ड कह सकते हैं, तृतीय क्षेत्र यानी कि थर्ड फील्ड कह सकते हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, जनता, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ठीक है, बीमा, वास्तविक जायदाद, ये सब जो चीजें हैं इनमें क्या होगी? तो पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है, पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या फिर सिर्फ बढ़ता है, या फिर स्थिर रहता है? आंसर क्या होगा? अगर सिर्फ विकास कर रहे हैं हम लोग तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेगा।
ये सारी चीजें जो कि आपका व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद, है ना, ये सब भी बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। आर्थिक नियोजन विषय किसका है? आर्थिक नियोजन विषय दोस्तों समवर्ती सूची का है, याद रखिएगा। सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अगर आप उत्तर सी कर रहे हैं तो। और आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए यार, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये सारी चीजें पहुंचा सकूं मैं। और वो अगर जो छात्र यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहा है आपके लिए आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में होता है। और आर्थिक नियोजन जो है वो विषय को लेकर भारत सरकार ने एक योजना आयोग की स्थापना भी की थी, जो कि अब दोस्तों ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और योजना आयोग किस नाम से जाना जा रहा है? तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, जम्मू और कश्मीर की कार्यपालिका का प्रधान सदर रियासत होता था और वह राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होता था। ये सारी मैं प्रीवियस बता रहा हूं, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की जो कार्यपालिका का प्रधान होता था सदर रियासत होता था और वह राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित होता था। किंतु जम्मू कश्मीर के 6ठे संविधान संशोधन 1965 के द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, यानी कि सदर रियासत के स्थान पर अब राज्यपाल का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, अब सदर रियासत नहीं होके अब राज्यपाल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल हैं वो कौन बने हैं? जी हाँ, उनका नाम मुर्मू है। जी हाँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। और जो यहाँ के राज्यपाल थे वो अब लद्दाख के राज्यपाल यानी कि माथुर जी चले गए हैं लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। शारदा मणि कौन थी? आंसर कीजिएगा 26 का यहाँ पे। शारदा मणि जी हाँ रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। नोट कर सकते हैं। आंसर क्या करेंगे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दोस्तों वह परमहंस के सुख दुख में हमेशा साथ रही और रामकृष्ण काली देवी की पुजारी भी रही थी, इसलिए ज्यादा फेमस हुई। आंसर कीजिएगा 27 का। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल यानी कि शामिल किया गया कब? 27 का उत्तर करेंगे दोस्तों। देखिए, सन 1956 की बात है। जी हाँ, 1956 की बात है। और सरकार के पुराने लोहे वाली बंदूक जो है यानी कि ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल आई हुई थी सरकार में, यानी कि अंग्रेजों के शासन में, जो अधिक अच्छी तो थी ही लेकिन प्रयोग करने के लिए उसको निश्चित रूप से सही सटीक नहीं बैठ रही थी। इसके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण में डमडम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाता था और उसको अपने दांतों से निकाल के थूकना पड़ता था, फिर उसको फेंकना पड़ता था। ये कारतूस जो थे उसमें बम भी शामिल थे, जो कि राइफलों में ऐसे बम भी शामिल थे और ऐसे एनफील्ड राइफल भी थे। तो चर्बी वाले कारतूस उसमें डालने पड़ते थे। तो ये हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, दिसंबर 1856, सॉरी मैं 19 क्या बोल दिया, दिसंबर 1856 में। बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर बी होगा। सॉरी, यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे सी आ गया आंसर, लेकिन इसको सुधार करवा देंगे आपको पीडीएफ में। ठीक है, आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स अ बी 1856 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, नोट कर लेंगे। सन 1920 में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों का बैठक हुआ, जिसके प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। याद रखिएगा दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। दोस्तों आंसर कर सकते हैं, इट्स ए सन 1920 में। जी हाँ, जिसके लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों सबसे पहले। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई
1920 में AITUC इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, और ये दोस्तों लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका की जो तो शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, तुषार कांति घोष से जुड़े हुए चीजें हैं। जी हाँ, आंसर कर सकते हैं इट्स डी, शिशिर कुमार घोष, जो कि इसमें आपको नाम दिखा सुना होगा। शिशिर कुमार घोष दोस्तों इससे जुड़े हुए हैं, इसके स्थापना से अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन किसका था? यह कथन था दोस्तों सर सैयद अहमद खान का। जी हाँ, जो कि 1888 में इन्होंने कहा था कि जो यूनाइटेड इंडियन है पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका सबसे स्पष्ट उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निसफल बना देना तथा लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। सैयद अहमद के अनुसार दोस्तों कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया एक योजनाबद्ध था। यह कहा था दोस्तों किसने? तो सैयद अहमद खान ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गांधी इरविन समझौते हस्ताक्षरित में जी हाँ किसने भूमिका निभाई? इट्स सी, तेज बहादुर सप्रू। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आंसर यहाँ पे क्या होगा। जी हाँ, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर जयकर दोनों ने ही गांधी जी और इरविन समझौते के बीच जो हुए थे हस्ताक्षरण, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इनमें इनकी निभाई गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन क्षेत्र से प्रसिद्ध हुआ था? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए अपना बिहार। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिहार से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, पटना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो ये है नीतीश कुमार जी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम, है ना, बीपीएससी में पूछता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, राजकीय पक्षी क्या है बिहार का। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स ए, जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो दोस्तों अगर उदारवादी का प्रचारक अगर बात करें, यानी कि जो दोस्तों यहाँ था वो एक लीडर, जी हाँ, जो कि लीडर था, समाचार पत्र था, जिसका मुख्यतः यहाँ पे उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था वो, और लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? बी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने कि क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों में से वार्ताएं की? चलिए आंसर कीजिएगा 35 का। और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, वो प्लीज एक दूसरे को वीडियो शेयर करेंगे और लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे इन सभी मॉक टेस्ट में। और ये मॉक टेस्ट डेली आपको शाम को 6 बजे दिया जा रहा है, और सुबह में 4 बजे करंट अफेयर देखना बिल्कुल ना भूलेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों ही वार्ताओं में सम्मिलित हैं एज ए कांग्रेस या प्रेसिडेंट, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना एक्ट, ये पूना है, पूना एक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः जी हाँ, क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई? तो आंसर करेंगे 71 और 148। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे 36 का। देखिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर और अंग्रेज सरकार के बीच सितंबर 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के संपन्न हुआ था।
इसके अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के में हरिजनों की 71 सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया था, यानी कि 71 था, इसको बाद में 148 किया गया था। ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में इनको जेल भी भेजा गया? क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये एआईसीसी के क्या थे? तो खजांची थे, एक तरह से कहें तो खजाना का रखवाली करने वाला या फिर अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट। और इसको 1930 में जेल भी भेजा गया था। आंसर है दोस्तों जमनालाल बजाज। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो नाम में ही जब उनका नाम दे दिया गया है तो यहाँ पे आंसर देने में आपको जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। ये मुंडा क्रांति हुआ था दोस्तों, नोट कर सकते हैं 38 का आंसर यहाँ पे। जी हाँ, बिरसा मुंडा झारखंड का देवता कहे जाते हैं, ये एक तरह से इनको पूजनीय है वहाँ के लिए, झारखंड के लिए बिरसा मुंडा जी। जी हाँ, और यहाँ पे 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति हुई थी। आदिवासियों का क्षेत्र है ये, ठीक है, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 39, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर कीजिएगा फटाफट यहाँ पे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी दोस्तों, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सन 1936 की बात है। जी हाँ, जब लखनऊ में स्वामी सहजानंद ने प्रोफेसर एनजी रंगा को मिलकर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। जी हाँ, एनजी रंगा के साथ मिलकर स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना की। कहाँ पे? लखनऊ में। ओके, उत्तर प्रदेश की यह राजधानी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स सी। नोट कर लीजिएगा, मेजर बारो इज द राइट आंसर। मेजर बारो इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों कौन सी धातु का उपयोग होता है? आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स ए यूरेनियम। जी हाँ, यूरेनियम का। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं 41 का आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा से विद्युत से उत्पादन के लिए रिएक्टर और यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में हो सकता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग होता है? गेहूं की खेती के लिए उर्वरक के रूप में अधिक मात्रा में उपयोग होने वाला चीज है दोस्तों नाइट्रोजन। ए इज द राइट आंसर 42 का। जी हाँ दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और वैसे जो पौधे हेतु यहाँ पे 16 आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 43 पे आते हैं, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने के लिए दोस्तों रेडोसाइट जो है, रेड्रोसाइट नामक एक रसायन का पदार्थ है जो कि उपयोग में किया जाता है। इसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया गया है। जी हाँ, आंसर कर सकते हैं सी, पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पीतल में जस्ता है और तांबा है। नोट कर लीजिएगा, जस्ता है और तांबा है। डी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जस्ता है और तांबा है। इसका उपयोग करके तार, मशीन के पुर्जे, बर्तन वगैरह भी हम उपयोग में लाते हैं। 45 दोस्तों, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन, देखिए एस्पिरिन जो है दोस्तों एक रासायनिक नाम है एसिटाइल का। किसका? एसिटाइल का क्या है? एक रासायनिक नाम है एस्पिरिन, ठीक है दोस्तों। एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड का नाम है, एक्चुअली ये पूरा नाम है इसका, एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड का। और एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों प्रकार के कष्टों में निवारण के हेतु यहाँ पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं एस्पिरिन का। आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ये मिलता है हमें एक वृक्ष से, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? एक वृक्ष, यानी कि एक पेड़ से हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सफेद परत या जो साई वृक्षों की छाल जैसे होते हैं उसके रेशे में ये समृद्ध होता है, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड का मौजूद होना संभव है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है?
मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रोटीन में हमेशा जो कि पशुओं की पेशियों कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन भंडार इकाई के रूप में भी कार्य करता है, जिसे हम लोग कार्यशील पेशियां कहते हैं। दिया तो इसमें बताना है कि कौन सी धातु का उपयोग होता है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा डी, यहाँ पर लोहा यानी कि आयरन का। ठीक है, आयरन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? ये तो बनेगा दोस्तों पानी। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को एक्चुअली अभी जलाने से नहीं होगा, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने से ही होगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा, H2O। और जलाने नहीं, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ये हमें पानी मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। चुंबकीय सुई किस तरह का संकेत कराती है? चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है, उसे उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव में हमें संकेत कराता है, उसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। इसलिए आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? सी, जी हाँ, उत्तर की ओर। चुंबकीय सुई जो है हमें किस तरफ संकेत कराती है? तो नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ। महासागर में ऊंची तरल तरंगे, जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? ये क्वेश्चन में बता चुका हूं। यहाँ पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा ये तरंगे उठती हैं, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रमा जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को भी तो अपनी ओर खींचता है, जैसे पृथ्वी चंद्रमा को खींचता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इसका ग्रेविटेशन जो है पानी के ऊपर ही लग पाता है, चंद्रमा का। और इसका दोस्तों यहाँ पे आंसर करेंगे डी, चंद्रमा जो है चलते जल तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं चंद्रमा के चलते। यह अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी से। तो पानी यहाँ पे हल्का है तो पानी उछलता है और ऊपर की ओर उठता है, और जब तक उसके जो ग्रेविटेशन पावर है जहाँ तक जाती है वो वहाँ तक वो खींच कर लाता तो है, लेकिन वो फिर नीचे गिरते। तो इसलिए आप देखेंगे पूर्णिमा के दिनों में सबसे ज़्यादा जल तरंगों का उफान होता है। ठीक है, समुद्रों में। क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, वातावरण में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसके अलावा SO2 भी है। ठीक है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी है दोस्तों यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड भी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, NO2। ठीक है, और N2O। ठीक है, N2O। ठीक है, ये नाइट्रस है, ऑक्साइड है। तो इन सब का प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए घटने वाली वातावरणीय घटना को हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा। जी हाँ, ये जो है एक वर्षा के रूप में जब हमारे पृथ्वी पर गिरती है तो ये अम्लीय वर्षा के रूप में आती है। आंसर करेंगे जी हाँ, अम्लों की वर्षा कहाँ से होती है? तो कारखानों के चलते होती है, क्योंकि कारखाने जो है वो CO2, SO2, NO2, N2O ये सारे के सारे जो गैस हैं उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों आज के इस सिनारियो में हमने पूरे 50 प्रश्न देखे और इन 50 प्रश्नों में टोटल कंप्लीट आपने कितने उत्तर किए ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आउट ऑफ 50 आपने कितने उत्तर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं सही। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आज सेट नंबर 10 दिया है और ये सेट आपका लगातार चलेगा टिल आपके एग्जामिनेशन तक। लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, जी हाँ, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी कि सेट का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लेवल जो है बेसिक से मॉडरेट होता हुआ जाएगा। तो इसलिए अगर आप एकदम से हार्ड दे दूंगा तो बहुत लोग वीडियो देखेंगे नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे मैं चीज़ों को आपके सामने लाऊंगा। और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं BPSC में, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो इसी के पैटर्न पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका इंतजार रहता है लाइक का, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो बना पाते हैं। धन्यवाद।